हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे सर हिंदी में बता दो। तो हिंदी में है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण। तो आप लोग थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना भी ज़रूरी है। तो हम लोग टॉर्क के बारे में बात करने वाले हैं। सो फाइनली आपको पता चल गया कि टॉर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर अभी तक आप सब पागलों ने 9 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। फिर भी आप उनको देखिए जिससे आपको वो समझ में आएगा कि हाँ, एक एक करके आप स्टेप पे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो टॉर्क के साथ में और क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ेंगे इसके साथ में स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। साथ में हम लोग पढ़ेंगे अगर कोई एक डाइपोल अपनी स्टेबल कंडीशन से किसी भी दूसरी पोजीशन पर एक्सटर्नल वर्क डन करने पर पहुंच जाता है तो वो वर्क डन कितना होगा। ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्म समझ लें। हालांकि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का एक पूरा का पूरा अलग माहौल है, घर है उसका, तो उसके लिए हमें उसे अलग से समझना पड़ेगा। बट हम यहाँ पर समझेंगे सिर्फ टॉर्क के बारे में। तो आपको जैसा कि पता है कि टॉर्क एक्चुअल में क्या होता है, टॉर्क कैसे काम करता है। टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर लगने वाला फोर्स होता है। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है ना? तो टॉर्क ऐसे वर्क करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्सेस होनी चाहिए ऐसे, और यहाँ पर फोर्स लगेगा ऐसे करके। जो वर्क डन होता है वो अलोंग द डिस्टेंस होता है, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होता है। बट यहाँ पर टॉर्क परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ऐसे टॉर्क बनेगा, टॉर्क ऐसे करके। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा गया है और डाइपोल को रखते ही उसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी, कुछ एक्शंस होंगे। उन एक्शंस को देखना है और समझना है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि उसके अंदर नेट फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है, उसके बाद में टॉर्क कितना बन रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, और टॉर्क जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, ये सब देखेंगे इसमें, है ना। इतनी चीज़ें पहले समझेंगे फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ आपके लिए बढ़िया सा। तो हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ा सा दूर बनाऊँगा जिससे हमें लिखने में भी ईजी रहे और सावधानीपूर्वक हम लोग लिख सकें। ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इधर है। तो जब इधर है तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पर कोई पॉजिटिव प्लेट होगी, यहाँ पर कोई पॉजिटिव प्लेट होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पर कोई निगेटिव प्लेट होगी, होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई निगेटिव प्लेट होगी। ओके ओके ओके। तो जब यहाँ पर की इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है जिसकी डायरेक्शन किधर है, जिसकी डायरेक्शन है मेरे बच्चे इधर, किधर है, इधर, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रख दिया अपना। ठीक है, डाइपोल कैसे रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है। हमने अपने डाइपोल ऐसे रखा तो मान लो ये वाला सिरा जो ब्लैक दिख रहा है ये पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे, तो जब मैं इसको ऐसे रखता हूँ ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है। ठीक है, ये छोटी सी डिस्टेंस है 2L डिस्टेंस पर है। ये निगेटिव साइन है। ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर जाना चाहेगा, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर जाना चाहेगा, और फाइनली ये इसके अलोंग हो जाएंगे। इतना क्लियर है? कहेंगे सर वेरी क्लियर है। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से इसमें रखें, कैसे डिफरेंट तरीके सर, ऐसे रख दें, एक सेकेंड, कुछ ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इसको इस पे ऐसे रख दिया थीटा एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए हमने इसको ऐसे रख दिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे है इस डायरेक्शन में, और हमने डाइपोल को ऐसे रखा है। ठीक है, डाइपोल को हमने ऐसे रखा हुआ है। तो डाइपोल का जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे प्लस क्यू, और ये वाला पार्ट जो है इसे कहेंगे माइनस क्यू। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है? तो डाइपोल मोमेंट होता है, ऑलवेज याद रखिए, निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। ओके, ये एक दूसरे से थीटा एंगल पर रुके हुए हैं। अभी हम थीटा एंगल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे,
सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि सर बेसिक चीज़ें क्या हैं, तो देखो ये वाला प्लस वाला पार्ट है कि नहीं है, ये प्लस है कि नहीं है, ये प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में भागना चाहेगा, इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर एक फोर्स काम करेगा, उस फोर्स का नाम रखेंगे F1, ठीक है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पर यूनिट चार्ज पर अप्लाई होने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, E इंटू क्यू हो जाएगा, E इंटू क्यू हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस पर E बाई इज इक्वल टू F बाई क्यू होता है कि नहीं होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, ये इसको इधर लेके भागेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये प्लस दिया है, ये माइनस दिया है, तो इधर भी इस वाले पॉइंट पर एक फोर्स काम करेगा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इसको हम बोल देंगे F2, इसको हम बोल देंगे F2, और ये F2 कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या EQ हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हो। अब ये निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर अगर मैं निगेटिव लगा दूँ तो ये साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। ये पूरा हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम में दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, एक फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। क्या सर बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है, ये भी बात याद रखो। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं नेट फोर्स ऑन डाइपोल। क्या फाइंड करेंगे, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। अगर हम डाइपोल पर नेट फोर्स फाइंड करें तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस का F2। F1 कितना है, F1 है QE और F2 कितना है, माइनस का QE। ओहो ये तो ज़ीरो आ गया, अब ये ज़ीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका नेट फोर्स ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि ये डाइपोल कोई भी लीनियर मोशन नहीं कर रहा। तो इसका लीनियर मोशन कैसा है, डाइपोल do not having any linear motion मीन्स डाइपोल कोई भी लीनियर मोशन नहीं कर रहा। लीनियर मोशन मतलब क्या है कि डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, वो इधर नहीं भग रहा ना ही इधर भग रहा है, ठीक है, यहाँ पे रुका हुआ है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स यहाँ पे लगेगा इधर और ये वाला इधर, ठीक है। अब देखो दोनों फोर्स की वजह से जो एक्शन होने वाला है वो समझिए बहुत ध्यान से। अब हमें ये मालूम चल गया है कि इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं एक पॉइंट के फॉर्म में कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए आप लोग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 दिख रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 बेटे, है ना, ओके। अच्छा, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है तो क्या टॉर्क बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ऐसी कोई तो कंसीडर नहीं कि लीनियर टॉर्क नहीं बन सकता, बन सकता है। अच्छा ओके, इतना क्लियर है। अब समझो, ये इधर भागना चाह रहा है, ये मतलब ये देखो यहाँ इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, तो इस पर फोर्स काम करेगा। तो ये क्या चाह रहा है, ये डाइपोल क्या चाहता है, और डाइपोल चाहेगा क्यों, क्योंकि हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। रखने पर अब ये चाहता है कि ये इस पर ऐसे फोर्स लगा के इसको इसके अलाइन कर दे, ऐसे कर दे, ठीक है। यही इसकी मिनिमम कंडीशन है, इसी में इसकी मिनिमम एनर्जी खर्च होगी। तो ये इस कंडीशन में आना चाह रहा है, कहेंगे सर वेरी गुड, आना चाह रहा है। इस कंडीशन में आने के लिए इस पर एक टॉर्क क्रिएट होगा। टॉर्क हमें पता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे काम करता है। तो देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा था, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा, इस वाले का एक इस डायरेक्शन में काम करेगा, इधर की ओर, एक इधर की ओर, ठीक है ना। अब देखो ये वाला फोर्स, ये डिस्टेंस, ये वाला फोर्स और ये डिस्टेंस है कि नहीं है। अगर ये दोनों थीटा एंगल पर हैं, अगर ये दोनों थीटा एंगल पर हैं, ये दोनों थीटा एंगल पर हैं, तो ये भी थीटा एंगल पर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब थीटा एंगल पर है, ये डिस्टेंस कितनी है L और ये डिस्टेंस कितनी है L। तो हाँ, अगर इसको ऐसे से मिला दें, ऐसे ये डिस्टेंस, और इसको भी ऐसे मिला दें, तो ये डिस्टेंस
ये डिस्टेंस अब फाइंड हो जाएंगी, फाइंड हो जाएंगी, बिल्कुल फाइंड हो जाएंगी। अब इस फिगर को थोड़ा यहाँ पे आप समझिए, वहाँ पे थोड़ा किचपिच हो जाएगा। ये आपका प्लस वाला दिया है, ये आपका माइनस वाला दिया हुआ है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है L और ये भी डिस्टेंस है L, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं, ऐसे करके देखो, दोनों तरीके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो इस बात को, ऐसे करके तो देखो ये एंगल थीटा है कि नहीं है, तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, थीटा हो गया। ये डिस्टेंस L है कि नहीं है, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी और ये लेंथ कितनी होगी, पहले ये बताओ मुझे। इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है F1 और इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है F2, ठीक है, F2 दो फोर्स काम कर रहे हैं, देख लो वहाँ पे। टॉर्क बनाने के लिए ये डिस्टेंस इंटू ये होना चाहिए, ठीक है। और भी समझो, अगर मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लेके चलूँ तो आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए ये एक पैरेलल लाइन है कि नहीं है, और इसको मैं ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। और मैं इसको अगर ऐसे कर दूँ तो ये एंगल थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा F1 साइन थीटा, और ये वाला जो कॉम्पोनेंट बनेगा क्या, F1 कॉस थीटा, ठीक है। दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इस वाले कंपोनेंट पे आइए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और इस थीटा के होने की वजह से ये जो बनेगा, ये बनेगा F2 कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन बनेगा F2 साइन थीटा बनेगा। ये डिस्टेंस L है, ये F2 साइन थीटा है, ये डिस्टेंस L है, ये F1 साइन थीटा है। नेट टॉर्क कितना आ जाएगा बताइए, कुछ समझ में आ रहा है। तो नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, F1 की वैल्यू कितनी है QE, F2 की वैल्यू कितनी है QE, क्वांटिटी में चेंज है, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो नेट टॉर्क ऑन दिस डाइपोल इज टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R इंटू एफ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में होता है कि नहीं होता है, R इंटू एफ साइन थीटा। अब हमारे पास ये साइन थीटा पहले से अवेलेबल है और F1 इज इक्वल टू F2 है, F1 इज इक्वल टू F2 है, ठीक है ना। F1 इज इक्वल टू F2 है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा कितना, F साइन थीटा इंटू एल प्लस का F साइन थीटा इंटू एल, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2LF साइन थीटा, और वी नो दैट F इज इक्वल टू QE, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2LQ एक ब्रैकेट में, और ये आ जाएगा E, ये आ जाएगा साइन थीटा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। ये PE साइन थीटा आ जाएगा, किसके इक्वल, टॉर्क इक्वल। अगर हमने फोर्स के कंपोनेंट को फाइंड किया है तो हम चाहें तो इस फोर्स को छोड़ के टॉर्क का फॉर्मूला कितना आया, यहाँ पर जो इस वाले पॉइंट को देखो बहुत ध्यान से, ये फोर्स हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, समझो बहुत ध्यान से। अब इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर जो प्लस चार्ज दिया हुआ है, ये प्लस चार्ज इसको इधर लेके आना चाहता है और ये इसको इधर लेके जाना चाहता है, यही टॉर्क है इसका, यही जो है टॉर्क है। कौन बना रहा है, फोर्स बना रहा है। कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। टॉर्क की वैल्यू कितनी आई है, टॉर्क की वैल्यू आई है, टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आया है, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला ये हमारे पास आया है। ये कब आया है, जब हमने फोर्स के कॉम्पोजिट किए हैं, ठीक है ना। अगर हम लेंथ को लेके चलें, अगर हम फोर्स को ना कैलकुलेट करें, हम सिर्फ लेंथ को लेके चले तो क्या होगा, समझो। देखो मैं ये इस फोर्स को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, और ये एंगल भी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। बहुत ध्यान समझो, हमारे पास सिर्फ इतना एक्शन था अभी, और ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स था F2, था कि नहीं था। अब ये देखो इतना L दिया है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, हो जाएगा L साइन थीटा हो जाएगा। ये कितना होगा, L साइन थीटा। कैसे हो जाएगा बताइए। इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, OAB, ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB में साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये हमें नहीं पता था, हमें ये नहीं पता था, हो गया AB
बाई एल हुआ कि नहीं हुआ। तो ए बी इज इक्वल टू एल यहाँ क्रॉस के तो कितना आ जाएगा, एल सेंट आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया ना। अब देखो टॉर्क कौन बना रहा है, F1 इंटू दिस लेंथ, F2 इंटू दिस लेंथ आएगा, टॉर्क बनेगा, दोनों का सम कर देंगे, इतनी वैल्यू आ जाएगी। कंडीशन नंबर 2 हो गई। कंडीशन नंबर 3 पे आइए, कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया हुआ है। कंडीशन नंबर 3 के लिए मुझे साफ नहीं करना पड़ेगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगर ये एंगल पूरा थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल पूरा थीटा है तो यहाँ से ये पूरा, ये भी थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। इतनी लेंथ कितनी है बताइए, टोटल लेंथ कितनी है, 2L है कि नहीं है, कहेंगे सर 2L है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी लेंथ हो जाएगी, 12 साइन थीटा हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो F1 ओनली ये इतना फैक्टर बनाएगा, पर F2 के पास में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए F2 क्या करेगा, जीरो टॉर्क बनाएगा। तो इस कंडीशन पर जब हमने रेफरेंस पॉइंट इसको माना है तो ये वाला टॉर्क ऐसे बनाएगा। अगर हम यहाँ से रेफरेंस माने दोनों टॉर्क बनाएंगे, अगर यहाँ से लेंगे तो ये टॉर्क बनाएगा, ये टॉर्क नहीं बनेगा। वैल्यू सब में सेम रहेगी, सब में वैल्यू इतनी ही रहेगी। इस वाले फॉर्म को हम खोलेंगे तो हो जाएगा पी ई साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया टॉर्क। कुछ बेसिक सी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को देख लेते हैं और कंडीशंस के बाद में आगे चलते हैं, कंडीशंस के बाद में आगे चलते हैं बाबू जी, ठीक है। तो ये हमारा है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ क्वेश्चंस कभी कभी यहाँ से आते हैं और वो क्वेश्चंस आप सेकंडों में कर लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल सिंपल से बताऊंगा, आप वो कर लोगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आई टोटली ट्रस्ट विथ यू, ठीक है। अच्छा चलिए आगे आ गया, तो हमारे पास आ गया टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी इतना आ गया है। क्या इस जगह से आप टॉर्क मैक्सिमम निकाल सकते हैं, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किसे बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू पी इंटू ई होगा एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, जब ये वाला जो हमारा डाइपोल है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी, तभी तो ये मैक्सिमम लगाएगा ना इस पर। अब समझो इसमें डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट है P, उसकी डायरेक्शन किधर है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, हालांकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री आया, ठीक है। तो टॉर्क मिनिमम कितना आएगा, 0, कितने एंगल पे, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, ठीक है। तो टॉर्क मिनिमम आएगा, ठीक है। इस वाली कंडीशन को कहते हैं स्टेबल कंडीशन, स्टेबल ये भी कह सकते हैं या स्टेबल कंडीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, अगर ये स्टेबल कंडीशन में आना चाह रहा है, अगर ये स्टेबल कंडीशन पे आना चाह रहा है, हमें थीटा एंगल पे से छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या ये ऑसिलेशन कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। कैसे करेगा, तो अब हम देखेंगे टॉर्क ऑसिलेशन, टॉर्क ऑसिलेशन, ठीक है, टॉर्क ऑसिलेशंस कैसे करेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है R इंटू एफ होता है, और अभी हमने टॉर्क निकाला है पी ई साइन थीटा, ठीक है, पी ई थीटा लिख लिया मैंने, क्यों, साइन थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है, तो हमें थीटा बहुत छोटा लेना है। थीटा में छोटा लिया इसलिए हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, क्यों, ये भी एक वैल्यू है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5/5, वहाँ से मैं थीटा कॉमन किया, बाकी वैल्यू 0 कर दी, काम खत्म। तो ये हमारे पास R इंटू एफ आ गया, R इंटू एफ इज इक्वल टू माइनस का पी ई थीटा। अब जो पी ई थीटा आया है, अब यहाँ पर वेक्टर कुछ नहीं ले रहे, माइनस क्यों लिया, हमने ये सोच लिया कि अगर ये स्टेबल कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में है, अब इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये अपनी फिर से कंडीशन पे आ जाएगा, यहाँ लेके जाएंगे फिर से आ जाएगा, यहाँ लेके जाएंगे फिर से आ जाएगा, यहाँ लेके जाएंगे फिर से आ जाएगा, तो ये ऑसिलेटिंग करने लगा। अब ये ऑसिलेटिंग करेगा तो ये अपने रीस्टोरिंग फोर्स को फिर से जनरेट करेगा, तो ये जो टॉर्क है ये माइनस पी ई साइन थीटा हो जाएगा, रिस्टोरिंग। तो इस वाले टॉर्क को हम क्या कहेंगे, इस वाले टॉर्क को कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको साफ करते हैं ना पहले, इसे कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रीस्टोरिंग टॉर्क, तो आपको यही डेफिनेशन समझानी है कि रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया उसी तरह से, बहुत सिंपल चीज़ है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है।
रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, जब हम किसी भी डाइपोल को यहाँ रखते हैं तो क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में होता है, स्टेबल कंडीशन में होने के कारण क्या करता है, होने के कारण वो अपने ऊपर जो टॉर्क लगता है उस टॉर्क को बैलेंस करना चाहता है, मतलब जीरो मिनिमम एनर्जी पे पहुँचना चाहता है, और जैसे मिनिमम एनर्जी पहुँचता है काम उसका हो जाता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस पी ई थीटा या पी ई साइन थीटा, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, एम क्या मास ऑफ द डाइपोल, ए क्या है एक्सेलरेशन ऑफ द डाइपोल, ठीक है। हमें पता है कि डाइपोल एक्सेलरेशन तो नहीं कर नहीं रहा था क्योंकि नेट फोर्स 0 आया था, बट जब ये कर रहा है तो कुछ तो कर रहा है, तो हमने सोचा कि अगर ये एक्सेलरेशन कर रहा है और ऑसिलेशंस के साथ में करना चाहता है या कर रहा है, जैसे हमने देखा ना यहाँ से इसको हम ऐसे लेके गए ऐसे आ गया, ऐसे लेके गए ऐसे आ गया, तो इसके एक्सेलरेशन में एक रिलेशन आ गया एम ए इज इक्वल टू होता है आपका आर एल्फा, ए इज इक्वल टू होता है आर इंटू एल्फा। ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे सेट किया। जैसे ही वाली वैल्यू हम सेट करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ आ जाता है एम आर स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, ठीक है ना, पी ई थीटा। अब हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनी बॉडी इज होता है एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे हम आई एल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा। वी नो दैट एल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा आई माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी ई थीटा। यहाँ पर माइनस दिया, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, थीटा से थीटा कैंसिल होगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा, पी ई अपॉन आई, और ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आएगी एंगुलर फ्रिक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके आगे आपको पता है कि इसमें क्या होने वाला है। अब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है, 2 पाई एफ होता है, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई अपॉन आई। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई, आई अपॉन पी ई। कोई वैल्यू मिस तो नहीं हुई, देख लीजिए ज़रा ध्यान से, पी ई यहाँ पे दिया है, इसकी वैल्यू आर हो जाएगी अल्फा ओमेगा स्क्वायर, हाँ कोई वैल्यू मिस नहीं हुई। आई इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई 1/2 पाई अंडर रूट पी ई अपॉन आई, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये देखो सबसे पहले आप समझो, जो ये वाली इक्वेशन आ रही थी, ये वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैं कहाँ लिखूँ, जगह तो है नहीं, तो मैं ऊपर लिखता हूँ, वहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली है, मैं इसको साफ भी कर दूँगा साथ में, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे सर, किस तरह से, ऐसे भी, ऐसे। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन का कई टाइप से हम लोग उसे इजी वे में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ चुके हैं और वो इक्वेशन आपको पता है। तो हमारे पास इक्वेशन आई है आई एल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, ये था ना। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा दिमाग से और ध्यान से देखें तो हम एल्फा इज इक्वल टू जानते होता है कितना, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। एल्फा इज इक्वल टू, क्या इतना सही होता है, कहेंगे नहीं सर अभी एक वैल्यू कम है, कौन सी वैल्यू कम है, तो ये हमारा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर होता है अल्फ़ा, ये हमारा अल्फ़ा होता है, ठीक है। अल्फ़ा के इक्वल इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 0, ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये इक्वेशन होती है, ये किसका है, अल्फ़ा है, ये ओमेगा स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ये हमारी वैल्यू अल्फ़ा की है। अगर हम इस अल्फ़ा को ध्यान से देखें तो अल्फ़ा के बराबर हमने इतना रखा है निगेटिव साइन के साथ में, देखो होता है। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का पी ई थीटा अपॉन आई, ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, और चाहे तो हम ओमेगा की वैल्यू वहाँ रख सकते हैं, आंसर रख सकते हैं। देखा कुछ दिमाग आया आप लोगों के पास में, डी स्क्वायर थीटा अपॉन
डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा कितना आया है हमारे पास में, ओमेगा स्क्वायर आपके पास आया है कितना, तो ओमेगा स्क्वायर आपका आ जाएगा पी ई अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है, ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है बाबूजी, ठीक है। आगे चलें अब। तो ये इक्वेशन आपकी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन भी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, ये भी रिप्रेजेंट करती है और ये भी रिप्रेजेंट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डाइपोल है वो लगातार ऐसे ऑसिलेशन करता रहता है, लगातार डमरू वाले डमरू बजा ये करते रहता है ना। तो डमरू जो बजाना है ना वो भी एक बहुत धमाकेदार कला है, आप लोग सीखिए उसको, डमरू बजाइए, डमरू बजा के देखते हैं क्या कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो ये हमारा हो गया डाइपोल का टॉर्क ऑन डाइपोल। एक क्वेश्चन कर लेते, छोटा सा चुन्नू सा क्वेश्चन, आप लोग कर चुके हैं मुझे पता है, जानता हूँ मैं, आप लोगों को आता है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो टॉर्क है, जो टॉर्क हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टॉर्क का दूसरा भी फॉर्म हो सकता है क्या, ठीक है। तो टॉर्क का दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, उस टॉर्क के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा बेबी, ठीक है ना। इतना तो इतना आपका हो गया ये टॉर्क। तो हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू आ चुकी है। तो टॉर्क की वैल्यू के साथ में हमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल करना है। तो हमारे पास टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये तो होता है फॉर्मूला, ये होता है टॉर्क, ठीक है। सपोज करिए एक डाइपोल दिया हुआ है, उस डाइपोल की लोकेशन है कुछ, एक डाइपोल दिया जिसकी लोकेशन दी हुई कितनी, डाइपोल मोमेंट की लोकेशन दी है, एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट है किसी a इज इक्वल टू, पॉइंट दिया है 0, 2, -1, ये डाइपोल की मोमेंट है। अरे यार ऐसे मत लिखो, सिंपल तरीके से बताओ। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक P पॉइंट है जिसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट का पॉइंट ये दिया हुआ है 2, 3, 1, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लोकेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, 2, 1 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या होता है, E होता है, E इज इक्वल टू EX I EY J प्लस का EZ K, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर EX कितना है 0, तो 0 I हो गया, ये कितना है 2, तो ये 2I हो गया, 2J हो गया, और प्लस का EZ कितना है 1 है, तो ये हो गया K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गया कितना, आगे कितना 2J प्लस का K, ठीक है। यहाँ पर आप 0 लिख लीजिए तो क्या कन्फ्यूज हो जाओगे, 0I प्लस का 2J प्लस का K, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मोमेंटम होता है, जो डाइपोल का मोमेंट होता है, P इज इक्वल टू PXI PYJ प्लस का PZK, ये होता है मोमेंट। तो PX कितना दिया है 2, तो 2I प्लस का 3J प्लस का K, ये हो गया आपका इतना। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, अब परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ में, तो परपेंडिकुलर टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा I J एंड K। P कितना है, तो P आपके पास में है 2, 3, 1, E कितना है 0, 2, 1, ठीक है। टॉर्क कितना आ जाएगा बताइए, साइन की वैल्यू कितनी रखेंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका I क्रॉस हुआ, ये आपका I क्रॉस हुआ, कितना बचेगा, इज इक्वल टू I लिखो पहले, यहाँ लिखो कितना 3, 2, 1, 1, माइनस का J, ये क्रॉस करो, कितना लिखोगे, देखो हमने ये लाइन क्रॉस करी और ये लाइन क्रॉस की, कितना बच रहा है 3, 1, 2, 1, बच रहा नहीं बच रहा, ठीक है। अब हम J वाले पे आएंगे, J वाला हमेशा माइनस होता है, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे याद रखिए, ठीक है ना। ये माइनस हो गया तो आपके पास कितना बचा, 2 0 बचे, 2 0 एंड 1 1 1 1। अब यहाँ लगाएंगे प्लस, ये आ जाएगा K, ये वैल्यू कट करेंगे, ये आ गया K आपका, कितना बचेगा 2 0 एंड 3 2, ठीक है। इतनी वैल्यू बची हमारे पास में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, I कितना बचेगा हमारे पास में, लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू I, ये कितना हो जाएगा 3 - 2, कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर क्रॉस करेंगे 3 × 1, कितना बचेगा 3, माइनस का 2 × 1 2, माइनस का J, यहाँ पे क्रॉस करेंगे 2
हो जाएगा कितना, माइनस का इंटू 2 और 0 से 0 ही हो जाएगा, -0 प्लस का के ये कितना हो जाएगा 4 - 3 तो ये हो जाएगा 4 - 0 तो कितना आ जाएगा ये आपका टॉर्क इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस नहीं प्लस का आई और ये कितना बचेगा माइनस का 2j और ये कितना बचेगा, ये आएगा 4k प्लस का 4k। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताइए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2021 इतना आएगा। कहेंगे सर इतना ही रहेगा, ओके इतना क्लियर है, नहीं मेरे लाल अभी यहाँ पर यूनिट बाकी है। यूनिट क्या लिखेंगे, टॉर्क की यूनिट बताइए क्या होती है, न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये आपकी हो गई यूनिट। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आई होप आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये एक आपका टॉर्क का छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें हमें फाइंड करना है स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशंस क्या होती हैं। तो स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशंस के लिए पहले मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ, है ना, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, वर्क डन रोटेटिंग डाइपोल मोमेंट। अगर हमारे पास कोई एक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, डाइपोल दिया हुआ है, उस डाइपोल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना वर्क डन करना पड़ता है उसे घुमाने के लिए, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है क्योंकि वो एक स्टेबल कंडीशन में होता है इसलिए वो अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहता है, इसलिए पार्टिकल ऑसिलेट करने लगता है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास टास्क ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ऐसा एक्शन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर प्लस चार्ज रखा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है, तो ये प्लस का चार्ज हो गया Q और ये हो गया माइनस का चार्ज Q, ठीक है। दोनों चार्ज आपके पास अवेलेबल आ गए, ठीक है ना, माइनस चार्ज। ये आपकी दूसरी कंडीशन है, या पहली कंडीशन ले लीजिए, कोई कंडीशन आप ले सकते हैं। शुरुआत में जो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है θ0, ठीक है ना, θ0, ठीक है। हमें इस कंडीशन से इसे रोटेट कराना है दूसरे फॉर्म में, ये यहाँ पर इसको हमें इस वाले फॉर्म में लेकर के जाना है यहाँ पर। तो ये एंगल थीटा था, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये θ1, थीटा ये वाला एंगल है, θ1 ये θ2 है, ठीक है ना। तो हमें रोटेट कराना है θ1 से θ2 तक, तो लिमिट हमें पता चल गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले एक फोर्स यहाँ पर काम कर रहा था इधर और एक फोर्स यहाँ पर काम कर रहा था, हमको पता है। इस पर टॉर्क अप्लाई हो रहा था, टॉर्क इज इक्वल टू कितना था, PE sin θ, था कि नहीं था। टॉर्क तो अप्लाई हो रहा था, बट टॉर्क अप्लाई होने के बाद में हमने इस पर एक एक्सटर्नल वर्क डन किया है, तो वो वर्क डन टॉर्क के फॉर्म में कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड स्मॉल डिस्टेंस होता है। कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो हमने इस वाले पॉइंट को जो डाइपोल ऐसे दिया हुआ था, हमने छोटा सा डिस्प्लेस किया इतना, इसे किया dx। तो ये इस सेंटर से आप कहेंगे सर इस सेंटर से मतलब ये है कि ये हमारा डाइपोल है, माइनस यहाँ पर है और हमने इसको ऐसे मिलाया है, तो इस वाले सेंटर से ये डी थीटा चेंज होगा और ये इसकी क्या है, ये इसकी L है कि नहीं है ना, L इसकी। L का मतलब ये है कि ये इस एंगल पर रोटेट हो सकता है ऐसे करके, है ना, ये इस एंगल पर रोटेट हो सकता है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, तो हमें पता है, इसको जब ध्यान से देखो, ये हमारी है एक आर्क, ठीक है, ये है एंगल। तो एंगल इज इक्वल टू, लिख लो कोने में फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, जिसे ना पता हो, ठीक है, वो लिख ले। एंगल कितना है थीटा, आर्क कितना है, आर्क है ये वाला, तो यहाँ पर आर्क कितना है dx, ये एंगल कितना है d थीटा, तो ये आर्क हमारा है dx, रेडियस कितनी है L। अब L की जगह पर R ले सकते हैं, तो dx कितना हो जाएगा, d थीटा इंटू L हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा F इंटू dx कितना हो जाएगा, d थीटा इंटू L इंटू F क्या बनाएगा, L इंटू F बनाएगा टॉर्क d थीटा, W इज इक्वल टू दिस, तो dW इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास स्मॉल वर्क डन आ गया। इसको यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक घुमाने के लिए हमने dW वर्क किया। वो इस वर्क की वजह से ये dx छोटा सा डिस्प्लेस हुआ, इस डिस्प्लेस की वजह से डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, जो टॉर्क लगाया उस टॉर्क को कैसे बनाया, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर है, इसको साफ कर दूँ। इतनी चीज़ें अगर आपको याद आ गई हैं तो बाकी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं। ओके बाबू, ठीक है। सर ये क्या कर रहे हैं आप, मैं तो बोर्ड साफ कर रहा हूँ बेटे।
ओके, इतना हो गया सर। बहुत गर्मी हो रही है, समझ लो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। ओके, इतना हो गया। हमारे पास में आ गया है फोर्स। हमारे पास डी डब्ल्यू आ चुका है, छोटा चुन्नू सा वर्क डन। तो 0 से लेकर के डब्ल्यू तक करेंगे वर्क डन का है इंटीग्रेशन, थीटा 1 से थीटा 2 तक करेंगे इसका इंटीग्रेशन, और टॉर्क हमारे पास अवेलेबल है, ये लगा देंगे डी थीटा। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आएगा W इज इक्वल टू, टॉर्क है PE, तो PE कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो, साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2। दिख रहा है ऊपर वाला? हाँ, उपरंत वाला दिखा मत। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा, यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा प्लस का C, पर यहाँ पर हमने लिमिट ली है इसलिए C नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा PE कॉस थीटा माइनस, यहाँ लगा दूंगा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, PE अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यहाँ पर माइनस दिया मेरे लाल, तो इसकी वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा PE कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। ठीक है, देखो कहाँ मैंने लगाया ब्रैकेट, ये ठीक है ना। तो W इज इक्वल टू कितना आया है, PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मेरे लाल, मेरे बच्चे, यही है इक्वेशन आपकी। बट इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से समझना है कंडीशंस, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहीं पे आएंगी। देखो यहाँ पर हमने एक इनिशियल एंगल लिया है थीटा 1, ठीक है, इनिशियल एंगल है इनिशियल, और एक एंगल लिया है फाइनल। तो यहाँ पर इस W को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनिशियल एंगल एंड फाइनल एंगल ले सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला भी पता होना चाहिए। कई बुक्स में थीटा को 0 मान के लिया है, डाइपोल को पहले स्टेबल कंडीशन पे रखा है और स्टेबल कंडीशन से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। इस थीटा को 0 मान लिया है, तो अगर हम यहाँ पर थीटा को 0 मानेंगे, बहुत ध्यान समझो, यहाँ पर अगर थीटा 1 की वैल्यू को 0 कंसिडर कर लेंगे तो यहाँ पर 0 कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो W आपका आएगा कितना, एट थीटा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी जगह पर बोल सकते हैं स्टेबल कंडीशन, एट स्टेबल कंडीशन ये बोल सकते हैं, या फिर थीटा 1 इज इक्वल टू इतना बोल देंगे। तो यहाँ पर वर्क डन W इज इक्वल टू कितना आएगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब समझो बहुत ध्यान से, कंडीशंस अप्लाइड, कंडीशंस, ठीक है। शुरुआत में डाइपोल इस कंडीशन में था, डाइपोल ऐसे था, तो मैं डाइपोल को ऐसे बनाऊंगा P से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में थी, तो ये हो गया हमारा E, ठीक है। ये क्या है, थीटा 1 के लिए कितना हो जाएगा, 0। फाइनल पे पहुंचिए, डाइपोल को हमने 90 रोटेट कर दिया, डाइपोल को हमने 90 रोटेट कर दिया ऐसे करके, ठीक है ना, P ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, P इधर की ओर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, अगर हमें किसी भी डाइपोल को इतने से लेकर के इतने पे घुमाना है, 90 डिग्री पे घुमाना है, तो 90 पे घुमाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा बताइए। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी है, कॉस थीटा 1 की वैल्यू है 0, कैसे, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 0, यहाँ कितना है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन 0 to 90 इज इक्वल टू, इसे हम W1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आएगा PE। फिगर ऐसे ही बनाने हैं आपको, फिगर्स आपको ऐसे ही बनाने हैं। तो ये आपका आ गया W1, इसको याद रखिए। ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 पे आइए, कंडीशन नंबर 2, हाँ कंडीशन नंबर 2 पे आइए। तो ये वाली कंडीशन नंबर 1 हो गई, 2 पे आइए। शुरुआत में आपका डाइपोल जो था इस कंडीशन में था, ठीक है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और डाइपोल आपका इस डायरेक्शन में था, P, ये P इस डायरेक्शन में था, ठीक है, ऐसे करके। तो थीटा 1 कितना हुआ, थीटा 1 हुआ 90 डिग्री,
और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी और डाइपोल इस डायरेक्शन में आ गया P, ठीक है। θ2 कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। कैसे हुआ, शुरुआत में डाइपोल को हमने ऐसे रखा है, डाइपोल को हमने ऐसे रखा है, ठीक है 90 पर, फिर हमने इसको ऐसे कर दिया है 180 पर। दोनों की वैल्यू रखो यहाँ पे। 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 180 की वैल्यू होती है कितनी होती है बताइए, 180 की वैल्यू होती है -1, तो कितना हो जाएगा +1। तो W2 कितना आएगा PE आएगा, ठीक है आएगा। कंडीशन नंबर 3 पे अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आएगा, मज़ेदार रिजल्ट। आप लोग कहेंगे सर ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं और उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, पागल आ जाते हैं। अब समझो इस वाली कंडीशन को अगर हम कंडीशन 1 मान लें तो हमारे पास जो डाइपोल था, ये कंडीशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पर ले लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस डायरेक्शन में, और डाइपोल हमारा इस डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर θ1 हमने ले लिया 180 डिग्री, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और डाइपोल हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल हो जाएगा 270 हो जाएगा। तब वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन हो जाएगा W3 इज इक्वल टू कितना, 180 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, -1 होती है, ये हो गई -1, यहाँ पर आ गया -1, 270 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 270 0 हो गया, तो W3 कितना आएगा माइनस का PE आएगा, ठीक है। फिर कंडीशन पे आइए, आपके पास ये दिया था P, ये दिया था E, ये एंगल है θ1 इज इक्वल टू 270 से लेकर के ये हमारा E है, और इसी डायरेक्शन में हमने इसको घुमा दिया, तो यहाँ से ऐसे घुमाया हमने इसको, ऐसे हमने घुमाया, तो θ1 इतना है, θ2 इज इक्वल टू 360, और ये डायरेक्शन P की भी है, P की डायरेक्शन यही है, तो W4 कितना हो जाएगा, सोचिए। ये 0 हो गया, ये 0, ये फाइनल कितना होता है बताइए। अब आपको ग्राफ बता देता हूँ एक छोटा सा, तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आएगा माइनस का PE, ठीक है। अब देखो W3 W4 बराबर है कि नहीं है, और W1 W2 बराबर है कि नहीं है, तो दोनों में वर्क डन सेम करना पड़ा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं 90 से 0 से 90 घुमाना, 0 से 90 घुमाएंगे, ये आपका 0 है, इस 0 से अगर हम 90 घुमाते तो आपको 10 जूल काम करना पड़ता है, 10 जूल काम करना पड़ता है, और अगर हम 90 से 180 घुमाते तब भी आपको 10 जूल ही काम करना पड़ता है। समझे मतलब बात, समझे नहीं मुझे, समझ गए ना? हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे साइकिल को 0 से लेकर के 180 तक रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दोनों का सम करना पड़ेगा। तो देखो 0 से 90 घुमाया P, 90 से 180 घुमाया P, दोनों का जोड़ो कितना हो जाएगा 2PE हो जाएगा। तो इस वाली पोजीशन से, इस पोजीशन से ठीक है, इतना घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा 180 तक, कितना वर्क डन करना पड़ेगा कितना 2PE, ठीक है। अब जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल पढ़ेंगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, जब हम किसी भी चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, मीन्स डिस्टेंस चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक ये लोकेशन है, इस लोकेशन से हमने घटा के इसको इतना कर दिया, तो यहाँ पर हमें वर्क डन करना पड़ा। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वैसे ही वर्क डन करना पड़ेगा, या वर्क डन अपने मन से हो जाएगा। तो क्या होता है मतलब, तो पोटेंशियल एनर्जी हम ये कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम डिक्रीज और इंक्रीज, सो ऑलवेज वर्क इज डन। मीन्स अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी चेंज की है या चेंज हो गई है तो वर्क डन हुआ है, सिस्टम पे हुआ है या सिस्टम ने किया है, ये कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी पे करेंगे। आज आपको इस चीज़ समझ में आई होंगी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब बने, नोट्स बनाते रहें, इस चीज़ को कई बार देखें जिससे आपको चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको स्माइल बनाए रखना है, नोट्स बनाते रहना है, पढ़ते रहना है और खुश रहना है। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।